बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बेसिकली हमने अब लास्ट टॉपिक करना है इस चैप्टर का, दैट इज़ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। सो इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया को आप कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल की जहाँ तक बात आती है तो माइंड में फ़ौरन से एक चीज़ आती है कि या तो केमिकल होगा या फिज़िकल। सो बिल्कुल वैसी ही बात है कि बैक्टीरिया को आप केमिकली या फिज़िकली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इस टॉपिक में हमने यही देखना है कि कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो केमिकली या फिज़िकली जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक, अब हम जहाँ पे बात करते हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम हार्मफुल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला तो है केमिकल मेथड, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट और कीमोथेराप्यूटिक। बिफोर डिस्कसिंग द पॉइंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आप अगर कोई चीज़ जो है ना अप्लाई करते हैं अपने बॉडी के टिश्यू के लिए, ठीक है, लाइक आपको ज़ख्म लग जाता है तो आपने पायोडीन इस्तेमाल कर लिया, आपने सिपरेट यूज़ कर लिया, आपने कोई ऑइंटमेंट यूज़ कर लिए, उसके ऊपर कोई क्रीम लगा ली, कोई मरहम लगा लिया, ठीक है, ज़ख्म के ऊपर, तो वो क्या चीज़ है, वो एंटीसेप्टिक है। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट क्या है कि आपने नॉन लिविंग सरफेस के लिए जो चीज़ यूज़ की है, चाहे आप उसके लिए हार्पिक यूज़ कर रहे हैं फ़र्श को साफ़ करने के लिए, चाहे आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को साफ़ करने के लिए, अपनी चीज़ों को साफ़ करने के लिए, चाहे आप जो है हम कहते हैं डेटॉल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेंट। अब कीमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है? कीमोथेराप्यूटिक एजेंट जो है ना ख़ास किस्म की, आप कह सकते हैं कि आपको एक केमिकल होता है, ये एंटीबायोटिक बेसिकली जो टैबलेट्स होती हैं ना, कीमोथेराप्टिक एजेंट होती हैं। अब ये क्यों कीमोथेराप्टिक एजेंट है? क्योंकि ये बॉडी में जाकर टारगेट टिश्यू के अंदर जो डिजीज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनमें फ़र्क क्या होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब है एक ऐसा केमिकल जो कि आप लिविंग टिश्यू के ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए, तो जिसको आप नाम देते हैं एंटीसेप्टिक का। ठीक है, एंटीसेप्टिक में फॉर एग्जांपल आप पायोडीन की एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि वो काफ़ी इस्तेमाल होती है, या सिपरेट की आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की हम बात करते हैं कि ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि आप केमिकल एजेंट जो कि आप नॉन लिविंग थिंग के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, स्पेशली आप फ्लोर को, इक्विपमेंट्स को, या हम कहते हैं डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हेलोजन्स हैं, फिनोल्स हैं, हाइड्रोजन पर है, पोटाशियम परमैंगनेट है, अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये सारे केमिकल्स आप इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर, ताकि वहाँ से कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो उसकी ग्रोथ को आप ख़त्म कर सकें। थेराप्टिक एजेंट्स जो हैं ये बेसिकली होती तो एंटीबायोटिक्स ही हैं, जो कि डिफेंस प्रोवाइड करती हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करवा देंगी लिविंग टिश्यू के अंदर जाके, ठीक है, जिसमें सल्फोनामाइड है, इसके अलावा पेनिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन। अब जो सल्फोनामाइड होती है ना, जिसको आप सल्फोअमाइड भी पढ़ते हैं, तो ये जो सल्फोअमाइड होती है ये बॉडी के अंदर करती क्या है जाके, ये बेसिकली जो है ना, इसके मल्टीपल हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैसे कि ये जैसे ही बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है तो ये उसके एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। एंजाइम को इनहिबिट करेगी तो वो बॉडी के अंदर जो मौजूद फॉलिक एसिड होता है, यानी विटामिन B12, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगा, अपनी वर्किंग नहीं कर सकेगा, अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकेगा। सो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, ये इनहिबिट करती है बैक्टीरिया ट्रांसलेशन को। तो राइबोसोमल यूनिट के साथ जो है ना एंजाइम्स बाइंड नहीं कर सकते, कोई प्रोटीन्स नहीं बनती, कोई अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो बेसिकली इस तरह से। और पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक कर देती है, जिससे बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता या स्टेबल नहीं रह पाता। तो ये हमारे पास जो है ना केमिकल मेथड है। फिज़िकल क्या हो सकता है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस बहुत कॉमन है। स्टरलाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप बीकर के अंदर जो है पानी डाल लें, ठीक है, और पानी डाल के उसको काफ़ी ज़्यादा बॉईल कर लें और उसको फिर बंद कर दें, यानी उसका जो भी मतलब स्टेशन है जहाँ से आप उसको बॉईल करें, वो जो गर्म पानी जिससे अभी स्टीम निकल रही है, ठीक है, उस गर्म स्टीम से आप चीज़ें स्टरलाइज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाह रहे आप, तो आप फिर क्या करेंगे, उसके अंदर ही कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए डिप कर लें। जैसे ज़्यादातर जो हम ग्लास वेयर यूज़ करते हैं लैब के अंदर, जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, या आप जो टेस्ट ट्यूब हैं, वो कैसे स्टरलाइज़ करते हैं, बीकर के अंदर पानी गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, ठीक है, और उसकी स्टीम जो होती है उसको थोड़ा सा निकलने देते हैं हम।
और उसके बाद क्या होता है कि आप जो मतलब इतना कि पानी अच्छा खासा गर्म हो, लेकिन अब इतना कि उसके ख़राब ग्लास वगैरह यानी जो है ट्यूब का ख़राब होने का चांस ना हो, तो आप उसके अंदर डिप कर देते हैं काफ़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए। जब वो सही डिप रहती है तो स्टरलाइज हो जाती है। तो ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा, इसके काफ़ी सारे तरीके हमने बात की। स्टीम है, ड्राई हीट है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है कंट्रोल करने के लिए। तो डिफरेंट हम कहते हैं कि लार्ज स्केल है, मीट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कहते हैं कि मिल्क और मीट दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हाई टेम्परेचर क्या होती है कि माइक्रोबियल लैब्स के अंदर, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स होती हैं ना, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है ना, इनके अंदर एक ख़ास टेम्परेचर रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। ड्राई होती है एनवायरनमेंट, और इसके अलावा ड्राई और मॉइस्ट हीट दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो मॉइस्ट हीट होती है ना, वो इनके प्रोटीन्स को कोगुलेट करवा देती है कि जगह वो इकट्ठी हो जाती हैं, जम जाती हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया काम नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो जाती है। ड्राई हीट तो ऑक्सीडेशन क्रिएट कर देती है और इनको ऑक्सीडाइज करके सेल को डैमेज करके उसको ख़त्म कर देती है। अब रेडिएशन जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आपने याद रखना है कि जो गैमा रेडिएशंस होती हैं ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि गैमा रेडिएशन का काम क्या होता है, यानी ये जो गैमा रेडिएशंस हैं ना, जैसे उन्होंने मेंशन भी किया है कि ये 300 नैनोमीटर की होती हैं। अब इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो बहुत शॉर्ट है, 300 नैनोमीटर। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसकी, जिससे क्या होता है कि ये आसानी से जो है ना बैक्टीरिया को उसको ख़त्म कर सकती है, डेथ कर सकती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स, यानी आप उस चीज़ को फ़िल्ट्रेट कर सकते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज हैं, आपके पास सोल्यूशन है तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं सिंपली। पास्चराइजेशन, आप एक ख़ास टेम्परेचर पे उसको, मिल्क फॉर एग्जांपल है, तो आप उसको 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए या तो बॉयल करें आप। 71 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। या अगर आप कहते हैं कि 32 मिनट्स के लिए आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो कर लें, तो ये इससे मिल्क का टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और आपका जो मिल्क है वो भी मतलब अच्छी तरह से जो है ना बॉयल हो जाएगा। तो लुईस पास्चर ने ये काम किया था, इससे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड के। इसके अलावा लो टेम्परेचर दिया जाता है कुछ को, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं ना, और जैसे लाइक 90 पे या 80 पे ग्रो करते हैं, तो ऐसों को अगर आप लो टेम्परेचर देते हैं ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उस पे उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो अब से ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं ना, क्योंकि उन्हें तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है मिल्क का या वेजिटेबल का, चीज़ का, मीट का, अगर इन चीज़ों का आप बहुत लो टेम्परेचर देते हैं ना, तो वो फ्रीज़ होके मर जाते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर की। अब फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है ना, वो माइनस में जाता है, और काफ़ी महीनों के लिए अगर आपने कोई चीज़ रखनी है तो फिर लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग में आपने ये याद रखना है कि लो टेम्परेचर ऐसे बैक्टीरिया को दिया जाता है जिसको यूजुअली 70 से अबव टेम्परेचर चाहिए होता है वर्किंग के लिए, यानी 70, 80, 90 तक, 90 प्लस तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है उसको 10-15 मिलेगा तो उसने ख़त्म हो जाना है लो टेम्परेचर की वजह से। फ्रीजिंग माइनस में चला जाता है, और ये हम फ्रीज़ जब किसी चीज़ को करते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ पे वर्किंग नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर भी उसके लिए किलिंग टेम्परेचर होता है। सो ड्राइंग क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ को आप टोटली ड्राई कर दें, पानी उससे निकाल दें, तो ड्राई डिहाइड्रेटेड कंडीशन है, ड्राइड मिल्क हो गया, ड्राइड मीट हो गया, और कोई भी चीज़ अगर आप उसको इवन धूप पर भी काफ़ी दिनों के लिए खुश्क करते हैं, उसको धूप लगवाते हैं, टोटली वो चीज़ ड्राई हो जाएगी, तो उसमें हाइड्रेशन नहीं है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि कोई भी मटेरियल हो, आपकी स्किन हो, कोई आपके खाने पीने की चीज़ हो, कोई भी जगह हो, ख़ासकर आपके जो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो, उस पर बैक्टीरिया तब ग्रो करेगा अगर वो चीज़ हाइग्रोस्कोपिक है, यानी अगर वो गीली है जगह, वेट सरफेस है, गीली जगह है, तो वहाँ पर आसानी से बैक्टीरिया मॉइस्चराइज हो सकता है, रिटेन कर सकता है मॉइस्चर को, और वहाँ पर वो ग्रो करना शुरू कर देगा। लेकिन एक जगह अगर बहुत ड्राई है तो फिर वो कभी भी वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। आपकी स्किन अगर ड्राई रहती है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकती। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर आपके खाने पीने की चीज़ें ड्राइड हैं, जैसे कि अभी हमने स्किम ड्राइड मिल्क की बात की जो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बैक्टीरिया से फिर बची रहती हैं। प्रिवेंशंस की वही बात है कि प्रिवेंशन तो यही है ना कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सॉरी प्रिजर्वेटिव्स जो हैं, कुछ ख़ास किस्म के प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि एसिड अगर आप ऐड कर देते हैं किसी चीज़ में, तो वो पीएच को कम करना शुरू कर देता है। तो सॉल्ट अगर ऐड कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि गोश्त को अगर साफ़ करके धो के अच्छी तरह से और उसके ऊपर आप नमक लगा के रख दें, तो आपका गोश्त काफ़ी अरसे तक जो है वो आराम से फ्रेश रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, या पिकल्स हैं, कैंडीज़, जैम्स। अच्छा, ये बात है कि जो भी अचार वगैरह ग्रो कराया जाता है या कैंडीज़, जैम्स बनाई जाती हैं ना,
या ब्रेड होती है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि ख़ास क्वांटिटी के अंदर जो है वो ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, अचार में ख़ासकर पिकल में, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स तो हैं ही ना, उस ऑयल के अंदर डिप रहेंगी, और इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाला जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी में, और इसमें नमक भी होता है। तो इससे सारी वो चीज़ें हैं जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। जैम्स और ब्रेड और कैंडीज़ में भी यही सिचुएशन हो सकती है, यानी इसी तरह से मतलब डिफरेंट किस्म के केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं, फिर इनको क्लियर करके और फिर खाया पिया जाता है। तो ये जो है ना, ये प्रिवेंशंस में आते हैं। सो दैट वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ज़्यादातर आपको शॉर्ट भी आता है, लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखनी है, कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब सम कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, या यूँ भी आ सकता है राइट अ डिटेल नोट ऑन कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, या हाउ बैक्टीरिया कैन बी कंट्रोल्ड केमिकल एंड फिजिकली। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे भी आ सकता है और आता भी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, या यूँ भी आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड कीमोथेरेपिटिक एजेंट, यानी इन तीनों के दरमियान कंपैरिजन आ सकता है। तीनों के दरमियान भी आ सकता है और कोई से दो के दरमियान भी आ सकता है, ठीक है। फिज़िकल मेथड्स पर चले जाएँ तो आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। इसके अलावा व्हाट इज़ पास्चराइजेशन। इसके अलावा होता है हाउ रेडिएशंस कैन बी यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फिज़िकली। ये इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। और इसके अलावा आता है कि डिस्क्राइब सम टेक्निक्स विच आर यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फिज़िकली। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपने शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना है। एक और क्वेश्चन आता है नेम एनी 3 फिजिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया। तो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से याद रखना है। टॉपिक को है बड़ा आसान सा, सीधी सीधी सी बातें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सो आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्टिफाई वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डिसइंफेक्ट आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड यूटेंसिल्स बिफोर। जाहिर सी बात है कि अगर आप खाने पीने की चीज़ या अपने जो इंस्ट्रूमेंट है इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसको स्टरलाइज़ नहीं करेंगे, डिसइंफेक्टेंट से साफ़ नहीं करेंगे, तो बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, डिजीज़ आपको भी सकता है, आपकी वो भी जो भी चीज़ है वो भी ज़ाया हो सकती है, ख़राब हो सकती है। सो डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आपने ये सारा कुछ तो करना ही है। तो दैट वाज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। और इसके अलावा अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।